हेलो एवरीवन। वेलकम टू बेस्ट डेंटल सॉल्यूशंस। आज के लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है डिजीजेज ऑफ पेरी रेडिकुलर टिश्यू। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ठीक है, मैं धीरे धीरे करके ऐसे ही एंड और पॉन्स कंप्लीट करने वाला हूँ। उसके बाद मैं फाइनल ईयर के और भी सब्जेक्ट्स के लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप इसको प्लीज़ शेयर करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और ज़्यादा लेक्चर्स बनाने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं डिजीज ऑफ पेरिरेडिकुलर टिश्यू। ठीक है, तो इसमें कि पेरिरेडिकुलर टिश्यू क्या होता है मेनली। पेरिरेडिकुलर टिश्यू क्या होगा, ये होता है हमारा रूट के आसपास का टिश्यू। ठीक है, तो इनमें जो भी डिजीज होती हैं वो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, अब जो पेरिरेडिकुलर टिश्यू है उसका मेन जो पेरिरेडिकुलर टिश्यू जो है उनमें अगर डिजीज हो रही है तो उसका मेन जो रीज़न होता है वो होता है पल्प इन्फेक्शन। ठीक है, पल्प मान लो इन्फेक्ट हो गया। ठीक है, अब वो इन्फेक्शन क्या होगा, पल्प डैमेज हो गया, पल्प नेक्रोसिस हो गया, उसके बाद क्या होगा, वो इन्फेक्शन क्या होगा कि रूट कैनाल के थ्रू पास करता हुआ अपाइकल फोरामिना के थ्रू पास करता हुआ क्या जाएगा, पेरिरेडिकुलर टिश्यू में चला जाएगा। जो भी रूट के आसपास के जो टिश्यू है उनमें चला जाएगा और फिर वो वहाँ पे जाके पेरिरेडिकुलर टिश्यूज में डिजीज कॉज करेगा। ठीक है, हो सकता है इसमें पल्प टिश्यू पूरा नेक्रोटिक ना हुआ, उससे पहले ही पेरिरेडिकुलर टिश्यू में डिजीज शुरू हो जाए। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि नेक्रोसिस हो जाएगा अगर पल्प का, उसके बाद ही पेरिरेडिकुलर टिश्यू का डिजीज स्टार्ट होगा। हो सकता है साथ साथ भी चलता रहे। ठीक है, तो पल्प इन्फेक्शन जो है वो मेन कॉज होता है फॉर द पेरिरेडिकुलर टिश्यू डिजीज। ठीक है, इसके अलावा और क्या कॉज हो सकते हैं, जैसे कि इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्स एजेंट्स और टिश्यू डेब्रिस। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स एजेंट्स हो गया। उसके अलावा नेक्रोटिक टिश्यू जो है हमारा, उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं वो भी एक तरह से इन्फ्लेमेशन कॉज करवा सकते हैं इस रीजन में। ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हमें डिजीज देखने को मिल सकती है पेरिरेडिकुलर टिश्यूज की। इसके अलावा नियोप्लाज्म्स, पेरिडोंटल डिजीजेस, डेवलपमेंटल इश्यूज या ट्रॉमा, ये भी कॉज बन सकती है पेरिरेडिकुलर डिजीज का। ठीक है, लेकिन जो मेन जो कॉज होता है वो मैंने आपको बता दिया, पल्पल टिश्यू वाला। ठीक है, पल्प से इन्फेक्शन आएगा और पेरिरेडिकुलर एरिया में फैलेगा और उससे वहाँ पे डिजीज होगी। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं क्या होता है पेरिरेडिकुलर डिजीज का। एक इसमें सीक्वेले का भी चार्ट दिया हुआ है, ये आप तब समझना एंड में जब सारी डिजीज एक बार पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद सीक्वेले ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं क्लासिफिकेशन की बात कर लेता हूँ। तो क्लासिफिकेशन का चार्ट बुक में दिया हुआ है, बॉक्स 5.2 में। इसमें क्या हुआ है, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन को हमने मैंने डिवाइड किया हुआ है सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक और हिस्टोपैथोलॉजिक में। तो अब सिम्टोमेटिक में क्या क्या आएगा, सिम्टोमेटिक में मेनली सबसे पहले हमारा आता है प्राइमरी सिम्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस। ठीक है, प्राइमरी सिम्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस। ठीक है, इसके अलावा हमारा आएगा सेकेंडरी सिम्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस। ठीक है, इसको हम फिनिक्स सेप्सिस भी बोलते हैं। फिर हमारा थर्ड आता है सिम्टोमेटिक एल्वियुलर एब्सेस। एसिम्टोमेटिक में हमारा क्या क्या आएगा, एक तो एसिम्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस, उसमें हमारा था सिम्टोमेटिक अपाइकल, तो इसमें था एसिम्टोमेटिक क्योंकि एसिम्टोमेटिक कैटेगरी है। उसके बाद हमारा आता है एसिम्टोमेटिक क्रॉनिक एल्वियुलर एब्सेस। फिर हमारा आएगा कंडेंसिंग ओस्टियाइटिस। हिस्टोपैथोलॉजिक जो है वो क्लासिफिकेशन अलग है। फिर हमारा आएगा परसिस्टेंट अपाइकल पेरिडोंटाइटिस, यानी कि ये क्या होगा, अगर मान लो हमने इलाज कर दिया, एंडो ट्रीटमेंट कर भी दिया, उसके बाद भी क्या है, मान लो पेरिडोंटाइटिस अगर है तो उसको हम बोलेंगे परसिस्टेंट अपाइकल पेरिडोंटाइटिस। ठीक है, और फिर हमारा आएगा एक्सटर्नल रूट रिसॉर्प्शन और डिजीज ऑफ पेरिरेडिकुलर टिश्यू ऑफ नॉन एंडोडोंटिक ओरिजिन, यानी कि एंडोडोंटिक ओरिजिन के नहीं होंगे, बाहर से आएंगे। तो ये मिली क्लिनिकल का क्लासिफिकेशन डिजीज ऑफ पेरिरेडिकुलर टिश्यूज की। ठीक है, इसके अलावा हिस्टोपैथोलॉजिकली हम उसको डिवाइड कर सकते हैं अपाइकल ग्रेनुलोमा में, अपाइकल एब्सेस में और अपाइकल सिस्ट में। यानी कि हिस्टोलॉजिकली हो सकता है वो सिस्ट हो, ग्रैनुलोमा हो, एब्सेस हो। ठीक है, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन हमने देख ली, सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक, नॉन एंडोडोंटिक ओरिजिन के, एक्सटर्नल रूट रिसॉर्प्शन और परसिस्टेंट अपाइकल पेरिडोंटाइटिस। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे सिम्टोमेटिक पेरिरेडिकुलर डिसीज।
तो नाम से समझ में आ रहा है कि ये सिम्टोमेटिक होंगे, यानी कि इसमें सिम्टम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है प्राइमरी सिम्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस। इनकी ये वाला जो है प्राइमरी सिम्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस, ये आज हम आज के लेक्चर में देखेंगे। प्राइमरी सिम्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस। ठीक है, तो अब ये क्या है, इसको बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो एक पेनफुल इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, पीडीएल की, पीडीएल क्या है, पेरिरेडिकुलर रीजन में ही है ना, रूट के आसपास पीडीएल प्रेजेंट होता है, तो ये पेरिरेडिकुलर डिजीज हो गया एक तरह से। तो प्राइमरी सिम्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस क्या है, पीडीएल के एक पेनफुल इन्फ्लेमेशन है। अब ये किस वजह से हो सकती है, ट्रॉमा, इन्फेक्शन या इरिटेशन की वजह से। ये मैं आपको जो डेफिनेशन दी हुई है बुक में उसी को ब्रेक करके बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें हो सकता है टूथ जो है वो हमारा वाइटल हो या हो सकता है नॉन वाइटल हो, यानी कि दोनों केसेस में हो सकती है ये। ठीक है, और इसमें क्या होगा, पेन ऑन बाइटिंग या परकशन के टाइम, इसका क्लासिकल सिम्टम होगा। तो अगर आप डेफिनेशन देखो बुक में क्या लिखी हुई है, प्राइमरी सिम्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस इज अ पेनफुल इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द पेरियोडोंशियम एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रोमा, इन्फेक्शन through the root canal, regardless of whether the pulp is vital or non-vital, producing clinical symptoms including painful response to biting and percussion। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है प्राइमरी सिम्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस की। ठीक है, अब इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं, कॉजेज वाइटल टूथ में अलग कॉजेज होंगे और नॉन वाइटल में अलग होंगे, तो दोनों के मैं बता देता हूँ। तो वाइटल में क्या होता है, ओक्लूजल ट्रॉमा की वजह से हो सकते हैं। हमने यहाँ पे बात की ना, ट्रॉमा, इन्फेक्शन और इरिटेशन, तो ओक्लूजल ट्रॉमा की वजह से हो सकते हैं। जैसे मान लो हमने कोई रिसेंट फीलिंग की तो उसमें कोई हाई पॉइंट रह गया, तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। ठीक है, टूथपिक या कोई फूड फूड पार्टिकल है, वो अगर मान लो वहाँ पे फंसा रह गया दांत के बीच में, तो उसकी वजह से हो सकता है। उसके अलावा फिजिकल ट्रॉमा, तो वाइटल टूथ में इन सब केसेस की वजह से हो सकता है प्राइमरी सिम्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस। अब नॉन वाइटल में क्या होगा, मेनली बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और उनके टॉक्सिन्स की वजह से। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोजेनिक कोजेज भी हो सकते हैं, यानी कि जो डेंटिस्ट की वजह से हो रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, आरसीटी के टाइम ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन कर दी, या फिर जो इरिगेंट्स या मेडिकामेंट्स हैं वो अपाइकल फोरामिन के थ्रू बाहर चले गए, इरिगेंट्स या मेडिकामेंट्स आउट ऑफ अपाइकल फोरामिना। इसके अलावा ऑब्चुरेटिंग मटेरियल का ओवर एक्सटेंशन हो गया अगर मान लो, तो उस वजह से भी हो सकता है, और या फिर रूट परफोरेशन की वजह से, ड्यूरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन मान लो रूट परफोरेट हो गई तो उस वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या क्या है, मेन सिम्टम मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में, पेन ऑन बाइटिंग या परकशन। ठीक है, इसके अलावा ना टूथ इसमें थोड़ा सा एक्सट्रूडेड लगता है, यानी कि ऐसा लगता है कि टूथ जो है वो थोड़ा बाहर आ गया सॉकेट से। ठीक है, अब इसमें होगा पेन वाइल च्यूइंग, या जब पेशेंट माउथ क्लोज करेगा, क्लोजिंग ऑफ माउथ। ठीक है, और इसमें सोरनेस हो सकती है, माइल्ड टू सीवियर। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करना है, तो डायग्नोसिस के लिए जो पे ऑन परकशन है वो की फीचर होगा। अब म्यूकोसा जो है वो टेंडर हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। ठीक है, अब रेडियोग्राफी फाइंडिंग्स में अगर वाइटल टूथ है तो उस केस में क्या होगा, पीडीएल में स्पेस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अगर नॉन वाइटल टूथ है तो उसमें क्या होगा, पीडीएल स्पेस जो होगा वो वाइड होगा, और लेमाइना ड्यूरा का भी लॉस हमें देखने को मिलेगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का देख लेते हैं। तो अगर मान लो रेडियोल्यूसेंसी नहीं है, इफ रेडियोल्यूसेंसी एब्सेंट, तो वो होगा प्राइमरी सिम्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस। ठीक है, लेकिन अगर मान लो पेरियोडिकुलर रीजन में रेडियोल्यूसेंसी प्रेजेंट है, तब वो होगा सेकेंडरी सिम्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस। यहाँ पे मैंने यही तो बात की कि जो प्राइमरी सिम्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस है उसमें पीडीएल स्पेस में कोई भी हमें रेडियोल्यूसेंसी वगैरह नहीं देखने को मिलती। ठीक है, लेकिन अगर रेडियोल्यूसेंसी है तो फिर वो हो जाएगा सेकेंडरी का केस। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम, अगर मान लो पेन, साथ में पस और साथ में स्वेलिंग भी अगर प्रेजेंट है, तो उस केस में ये एक्यूट अपाइकल एब्सेस होगा। एब्सेस के केस में जनरली स्वेलिंग वगैरह प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो एक्यूट अपाइकल एब्सेस होगा। अब इसके हिस्टोपैथ देख लेते हैं। तो हिस्टोपैथ में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होगा।
ठीक है, इन अपाइकल पीडीएल। उसके अलावा डायलेटेड ब्लड वेसल्स, जनरली इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होती ही है। मतलब मेनली जो इन्फ्लेमेशन के फीचर्स होंगे वही हमें इसमें देखने को मिलेंगे। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स, ठीक है, सीरम एक्सुडेट देखने को मिलेगा। अभी जो सीरम एक्सुडेट है वही जो होगा सॉकेट में इकट्ठा होता जाएगा, ठीक है, तो एक तरह से प्रेशर लगाएगा टूथ के ऊपर और उसी वजह से टूथ हमें एक्सट्रूडेड फील, मतलब टूथ जो है हमें एक्सट्रूडेड लगेगा। ठीक है, अब मान लो अगर इरिटेशन ज़्यादा सीवियर हुआ, ठीक है, तो ओस्टियोक्लास्ट जो है वो बोन ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे। तो उस केस में क्या होगा, एक्यूट एल्वुलर एब्सेस हो जाएगा, यानी कि बोन का ब्रेक डाउन हो गया। सीवियर केसेस में ओस्टियोक्लास्ट बोन ब्रेक डाउन करेंगे, तो क्या होगा उससे, एक्यूट एल्वुलर एब्सेस। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, सबसे पहले तो कॉज को आइडेंटिफाई करो। अगर हमारा ट्रॉमा वगैरह है, हाई पॉइंट है, तो उसको हमें रिमूव करना होगा। ठीक है, ओक्लूजल एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ सकती है। इसके अलावा इरिटेंट को रिमूव करना पड़ेगा, जैसे आरसीटी टीथ है तो हमें इरिटेंट्स को रिमूव करना पड़ेगा। अगर मान लो एक्यूट फेज जो सबसाइड हो गई, यानी कि जो पेनफुल पेन अगर पेशेंट को हो रहा है और वो सबसाइड हो गया, तो उसके बाद हमें आरसीटी करनी है। ठीक है, और हमें टूथ को एक्सट्रैक्ट नहीं करना है। ठीक है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ही बहुत है इसके लिए। कंजर्वेटिव मैनेजमेट इन प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस फेवरेबल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी सिम्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ फिर से। तो क्या ये पेनफुल इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है पीडीएल की, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है और इरिटेशन की वजह से हो सकता है। वाइटल या नॉन वाइटल टूथ दोनों में होता है। क्या होगा इसमें, पेन ऑन बाइटिंग और परकशन, ये मेन फीचर्स हैं। वाइटल में क्या होगा, ओक्लूजल ट्रॉमा की वजह से, हाई पॉइंट की वजह से टूथ जो है हमारा उसमें फूड मान लो लॉजमेंट वगैरह हो गया या टूथपिक वगैरह पेशेंट ने यूज़ करी तो उसकी वजह से हो सकता है, और फिजिकल ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। नॉन वाइटल में मेनली बैक्टीरिया और टॉक्सिन की वजह से होगा। हाइड्रोजेनिक भी हो सकता है, ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन या हेरिकेंड या मेडिकेशन जो है वो हमने यूज़ कर दी, वो बाहर चली गई। ठीक है, ओवर एक्सटेंशन ऑफ ऑब्जर्वेशन मटेरियल भी हो सकता है, रूट परफोरेशन की वजह से हो सकता है। सिम्टम क्या होंगे, मेनली वही पेन बाइटिंग और परकशन। तो जो है इसमें एक्सक्लूडेड फील होगा। एक्सक्लूडेड क्यों होगा, क्योंकि सीरम एसिडेट है, वो प्रेशर लगाएगा। इसके अलावा पेन वाइल च्यूइंग या माउथ क्लोजिंग और सोरनेस भी प्रेजेंट होगी, माइल्ड टू सीवियर। और पेन ऑन परकशन जो है वो की फीचर है, म्यूकोसा टेंडर हो सकता है, नहीं भी हो सकता। वाइटल टूथ में क्या होगा, पीडियल स्पेस जो है हमें उसमें कोई भी रेडियोसेंसी नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर नॉन वाइटल टूथ है तो मतलब कि इन्फेक्शन हो चुका है। अब इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे हमें जो है लॉस ऑफ लेमाइना ड्यूरा देखने को मिलेगा और पीडियल स्पेस वाइडन देखने को मिलेगा। कोई डिफरेंशियल डायग्नोसिस, अगर रेडियोसेंसी एब्सेंट है तो वो होगा प्राइमरी सिम्प्टोमेटिक अपाइका पेरिडोंटाइटिस। अगर रेडियोसेंसी प्रेजेंट है तो उस केस में होगा वो सेकेंडरी सिम्प्टोमेटिक अपाइका पेरिडोंटाइटिस या फिर फिनिक्स एब्सेस, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर मान लो पेन भी प्रेजेंट है, पस भी प्रेजेंट है और स्वेलिंग भी प्रेजेंट है, फिर होगा एक्यूट अपाइकल एब्सेस। ठीक है, और हिस्टोपैथ में क्या होगा, वही इन्फ्लेमेशन के जो भी हमारे फीचर्स होते हैं वो प्रेजेंट होंगे, यानी कि इन्फ्लेमेटरी जो अपाइकल पीडीएल है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी, डायलेटेड ब्लड वेसल देखने को मिलेंगे, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट, सीरम एक्सुडेट। और उसके अलावा सीवियर केसेस में क्या होगा, ओस्टियोक्लास्ट जो होंगे वो बोन का डिसॉर्प्शन करवाएंगे, बोन का ब्रेकडाउन करवाएंगे, उसकी वजह से एक्यूट एल्वुलर एब्सेस देखने को मिलेगा। ऊपर वाला था एक्यूट अपाइकल एब्सेस, इसमें था एक्यूट एल्वुलर एब्सेस, यानी कि जब बोन का डिसॉर्प्शन होगा तो उस केस में हमें एक्यूट एल्वुलर एब्सेस देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट क्या है, कॉज को रिमूव करना है, ओक्लूजल एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। जो इरिटेशन है, जो इरिटेंट्स है, मतलब उनको हमें रिमूव करना पड़ेगा आरसीटी के टाइम। और उसके अलावा आरसीटी जो है हमें ढंग से करनी है। ठीक है, ध्यान रखना है आरसीटी एक्सट्रैक्शन की जरूरत नहीं है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इनफ है और प्रोग्नोसिस फेवरेबल है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी सिम्प्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सेकेंडरी सिम्प्टोमेटिक अपाइकल पेरिडोंटाइटिस या फिर फिनिक्स एब्सेस। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्कर में या शॉर्ट नोट में जनरली पूछ लेते हैं। ठीक है।